हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आई वाज बिजी एंड देयर वाज सम टेक्निकल इश्यूज़। मेरे लैपटॉप के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। बट डोंट वरी, आज मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बस उसके बाद जो बचेगा वो बचेगा कास्टिंग डिफेक्ट बचेगा और साथ में एक दो कास्टिंग प्रोसेस बचेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लासेस, पिछले जो जो कुछ भी मैंने लेक्चर लिया, आई होप आप लोगों ने उसको देखा होगा। तो वहाँ पर हम लोगों ने बात किया था टॉप गेट और बॉटम गेट के बारे में, और उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा था कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो हमने देखा था टॉप गेट, बॉटम गेट, पार्टिंग लाइन गेट एंड स्टेप गेट। तो टॉप गेट का जो हमने डेरिवेशन देखा था, एज पर योर डिस्चार्ज इक्वेशन इटसेल्फ, आपके पास जो टाइम आता है दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ मोल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ गेट इनटू वॉल्यूम ऑफ गेट। सिमिलर वे में अगर हम लोग बॉटम गेट का करेंगे, बॉटम गेट और टॉप गेट के पहले बीच का डिफरेंस समझते हैं। तो बॉटम गेट और टॉप गेट के अगर बीच का आपको डिफरेंस समझना है तो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है कि टॉप गेट क्या है जो ऊपर से पड़े, ठीक है। बॉटम गेट क्या है जो नीचे से मोल्टन मेटल आपका मोल्ड कैविटी के अंदर जाए, दैट इज़ योर बॉटम गेट, जो आराम से धीरे धीरे करके जाए। तो यहाँ पर जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, दिस पर्टिकुलर ये देख रहे हैं, यहाँ पर मोल्टन मेटल जो आ रहा है वो ऊपर से आ रहा है। सो यहाँ पर स्प्लैशिंग और टर्बुलेंस काफ़ी ज़्यादा होगी। वेयर एज इन दिस पर्टिकुलर केस, इसको रोटेट करने, यस इट्स रोटेटेड, ओके। बॉटम गेट में देख सकते हैं, बॉटम गेट में क्या हो रहा है, बॉटम गेट में लिक्विड मोल्टन मेटल कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है और धीरे धीरे करके ऊपर की ओर राइज हो रहा है। तो यहाँ पर टर्बुलेंस के जो चांसेस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कम रहेंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन वगैरह दैट इज़ नॉट मच मोर इम्पॉर्टेंट, द फार्मूला इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो टाइम आता है दैट इज़ 2 इंटू एरिया ऑफ मोल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ गेट into 1 upon under root or 2g h under root ht minus hm. Now what is this ht minus hm? This hm is your hold, पूरा का पूरा जितना हाइट है आपका, जितना मोल्ड कैविटी का, और आपका जो ht है दैट इज टोटल हाइट, मोल्ड कैविटी हाइट एंड टोटल हाइट। सो ht माइनस hm। ठीक है, अब अगर आप इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, ओके यस। सो हमारे पास अगर ये वाली इक्वेशन आ गई, दिस इज़ द इक्वेशन, सॉरी यहाँ वो थोड़ा रोटेशन का प्रॉब्लम है इसमें, पीडीएफ भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। सो यहाँ पर अगर हम लोग एच टी इज इक्वल टू एच एम अगर कर देते हैं, इफ़ एच टी इज इक्वल टू एच एम, दिस एच टी इज़ योर हाइट ऑफ द टोटल स्प्रू के साथ, मतलब पोरिंग बेसिंग से स्प्रू तक की जितनी भी पूरी की पूरी जो हाइट है दैट इज़ योर टोटल हाइट। एच एम इज़ योर मोल्ड कैविटी की जितनी हाइट है। सो एच टी इज़ दिस एंड एच एम इज़ दिस। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं, इफ़ एच टी इज इक्वल टू एच एम, देन यू विल गेट दिस इक्वेशन 2 इंटू ए एम एरिया ऑफ मोल्ड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ गेट into height of mold under root over 2g ht, that is ht is your total height from pouring basing including sprue। ठीक है, सो अगर हम लोग इफ एच टी इज इक्वल टू एच एम, दैट इज टोटल हाइट इज इक्वल टू एच एम, दैट इज योर मोल्ड कैविटी की जितनी हाइट है। सो उस केस के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दैट कंडीशन विल बी, द टाइम विल बी फॉर बॉटम विल बी ट्वाइस दैट ऑफ टाइम फॉर टॉप। ठीक है, सो मतलब बॉटम को फिल करने के लिए 2 गुना टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू टॉप के। ठीक है, सो अब एक क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, गेटिंग डिज़ाइन में आपको वॉल्यूम दे रखा है मोल्ड कैविटी का, इट मीन्स आपको वीएम दे रखा है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पर पोरिंग हाइट दे रखा है, पोरिंग हाइट, दिस पोरिंग हाइट इज 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज पोरिंग हाइट इज योर टोटल एच टी, ओके। एरिया ऑफ गेट आपको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, एरिया ऑफ गेट दैट इज ए जी। सो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टी एफ टी इज इक्वल्स टू दिस, यू विल गेट 14.57 सेकंड एंड टी एफ बी इज इक्वल्स टू दिस 18.47 सेकंड। पार्टिंग लाइन गेट क्या होता है, पार्टिंग लाइन गेट वो होता है जहां पर आपका दोनों यूज होगा, टॉप गेट भी यूज होगा और बॉटम गेट भी यूज होगा। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये जो गेट लगा है, गेट कौन सा पोर्शन होता है, गेट वो वाला पोर्शन होता है जहां पर मोल्टन मेटल मोल्ड कैविटी के अंदर जा रहा है, दैट इज योर गेट। और अगर ये गेट जो है बॉटम गेट में कहाँ पर लगा था, यहाँ पर बॉटम था, तो बॉटम जहाँ पर रहेगा वहाँ पर अगर गेट है तो क्या हो जाएगा, बॉटम गेट हो जाएगा।
पार्टिंग लाइन गेट में हम लोग कहाँ लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ बीच में लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बीच में लगा रहे हैं। तो इसके नीचे का जो पोर्शन रहेगा, इसके नीचे का ये दिस ए पोर्शन एंड दिस बी पोर्शन, ए पोर्शन पर जो फिनोमिना ऑकर होगा वो टॉप गेट की तरह एक्ट करेगा, और बी पर जो एक्ट करेगा दैट विल बी एक्टिंग एज योर बॉटम गेट। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। अगर कभी पार्टिंग लाइन गेट का अगर क्वेश्चन आता है, सो यू हैव टू डिटरमाइन बोथ टाइम फॉर टॉप गेट एज वेल एज टाइम फॉर बॉटम गेट, ठीक है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट किया गया, टाइम फॉर ए एंड टाइम फॉर बी। नाउ दिस टाइम फॉर ए कौन सा होगा, मैंने क्या बताया, टॉप गेट के लिए ए वाला पोर्शन, दिस इज योर ए पोर्शन, दिस वन इज योर ए पोर्शन एंड दिस वन इज योर बी पोर्शन। ऊपर वाला जो है वो आपका बी पोर्शन है, नीचे वाला आपका क्या है, ए पोर्शन है। सो ए पोर्शन क्या हो जाएगा, आपका टॉप गेट की तरह एक्ट करेगा। टॉप गेट की तरह क्यों एक्ट करेगा, टॉप गेट की तरह क्यों एक्ट करेगा वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। टॉप गेट की तरह इसलिए एक्ट करेगा क्योंकि जब मॉल्टन मेटल यहाँ से पोरिन बेसिन से होते हुए स्प्रू के अंदर आता है, रनर के अंदर जाता है और गेट के अंदर जैसे ही एंटर करता है, सो यहाँ पर जब वो ड्रॉप होगा तो वो विद अ स्प्लैश ड्रॉप होगा। आपको ऐसे ही याद रखना है, ज़्यादा अपने दिमाग को टेंशन देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सो टॉप गेट की तरह कौन सा एक्ट करेगा, बॉटम। अगर मतलब सिंपल सी बात है कि जहाँ कहीं भी स्प्लैशिंग होगी, जहाँ कहीं भी स्प्लैशिंग ऑकर होगी, स्प्लैशिंग मतलब क्या होता है, छिटकाना। मैंने पिछली बार आपको पानी के साथ भी दिखाया था कि जो छिटकता है इधर उधर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज योर स्प्लैशिंग। अगर स्प्लैशिंग ऑकर हो रहा है दैट विल एक्ट एज टॉप गेट। अगर स्प्लैशिंग नहीं ऑकर हो रहा है और वो आराम से धीरे धीरे करके मॉल्टन मेटल पहले एक लेयर भरेगा, ठीक है, दिस पर्टिकुलर लेयर विल बी फिल्ड, आफ्टर दैट दिस एंड सो ऑन ऊपर की ओर, सो दैट विल एक्ट एज योर बॉटम गेट। तो इस क्वेश्चन में हमने दोनों को यूज़ किया, हमने टॉप गेट को यूज़ किया, ये वाली इक्वेशन जो है आपकी, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इसमें हमने टॉप गेट को भी यूज़ किया और बॉटम गेट, दोनों की हमने इक्वेशन यूज़ की है। ये जो ग्रीन से मैं हाईलाइट अभी कर रहा हूँ, दिस पोर्शन, दिस इज द पोर्शन जो आपका बॉटम गेट के लिए फॉर्मूला आपका पहले से हमने देखा था कि कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। सो वापस से अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेक श्योर कि लाइक करिए वीडियो को, और इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट करिए। मैं लोगों से पूछता हूँ कि कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ, थ्योरी ऑफ मशीन को जिन लोगों को डाउट है। तो थ्योरी ऑफ मशीन इज़ अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, तो मैंने मैक्सिमम कुछ पोर्शन तो उसमें कवर कर रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है एंड दैट मस्ट बी कवर्ड, ठीक है, उतना आप नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत पर। तो वो तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा थ्योरी ऑफ मशीन के। अगर कोई और डाउट बचता है तो उसको इसी वीडियो के कमेंट में करिए, ठीक है, ताकि मैं उसी टॉपिक को वापस से मैं डील करूँ और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो वो भी प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। वापस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेक श्योर करिए, लाइक करिए, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, अंडर ग्रेजुएट्स, जो भी आप लोग के दोस्त हैं जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन केस ऑफ एनी गाइडेंस, इन केस ऑफ एनी अदर like if you are feeling low or if you need any motivation or something, just you need to pin me a comment or you can just write down mail. My email id is mechanicalvitamin@gmail.com. okay, so now this step gate क्या होता है, स्टेप गेट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट गेट्स यूज़ करेंगे, अलग अलग, यहाँ पर एक अलग, यहाँ पर एक अलग और ऊपर एक अलग, बीच में हम लोग एक स्टेप लगा देते हैं, मतलब बीच में हम लोग एक बंटवारा टाइप का कर देंगे और उसके हिसाब से फिर चीज़ें होंगी, ठीक है, ज़्यादा उतना देखने की जरूरत नहीं। सो मेन कौन सा हो गया, टॉप गेट और बॉटम गेट। नाउ व्हाट इज फ्लूइडिटी, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मोल्टन मेटल, ठीक है। सो अब अगर देखेंगे फ्लूइडिटी को मेजर किससे किया जाता है, स्पाइरल टेस्ट। स्पाइरल टेस्ट से हम लोग मेजर करते हैं किसको, फ्लूइडिटी को मेजर करते हैं। सो व्हाट इज फ्लूइडिटी, ये एबिलिटी बताता है कि कितना ज़्यादा लिक्विड मेटल आराम के साथ मोल्ड कैविटी को फिल कर ले रहा है। So ability of liquid metal to fill into the cavity is known as your fluidity। कितना आसानी के साथ मोल्टन मेटल आपका मोल्ड कैविटी को फिल कर ले रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ आपको प्रॉपर्टीज दे रखी है, उसमें अगर हम लोग चेंजेस करते हैं सो उसकी वजह से फ्लूइडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वापस से व्हाट इज फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी एबिलिटी है। एबिलिटी मतलब क्या हो गया कि कितना ज़्यादा उसकी क्षमता है। क्षमता किस चीज़ की, कि कितना आसानी के साथ लिक्विड मेटल फ्लो कर रहा है ताकि वो मोल्ड कैविटी को कितना आसान तरीके से भर देगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी। अगर मैं पोरिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई करता हूँ, पहले वाले को, अगर मैं पोरिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई करता हूँ, इंक्रीज, तो पोरिंग टेम्परेचर मतलब
किसको हम लोग पोर कर रहे हैं? हम लोग मॉल्टन मेटल को पोर कर रहे हैं। अगर हम लोग मॉल्टन मेटल को पोर कर रहे हैं तो पोरिंग टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो और ज़्यादा उसका जो विस्कोसिटी रहेगी वो और ज़्यादा कम रहेगी। ठीक है, विस्कोसिटी उसकी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो मतलब क्या हो गया, उसका फ्लूइडिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो लिक्विड नेचर का और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो आसानी के साथ फ्लो होगा, सो दैट विल बी फ्लूइडिटी विल इंक्रीज। सिमिलर वे में विस्कोसिटी को अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा, अगर मैं विस्कोसिटी को इंक्रीज करा, व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स। ठीक है, विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, ऐसे हम लोग याद करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन विच इज ऑकरिंग इन अ फ्लो, दैट इज ऑल्सो विस्कोसिटी। तो अगर विस्कोसिटी को अगर मैं बढ़ा देता हूँ, विस्कोसिटी को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, फ्लो करने की क्षमता कम हो जाएगी। कंसिडर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक स्लोप लिया, दिस इज अ स्लोप। अब इस स्लोप पर हमने यहाँ पर पानी की एक बूंद रखी और एक ऑयल की एक बूंद रखी, तेल का हमने एक बूंद रखा, एक पानी का बूंद रखा। जब हमने पानी का बूंद रखा तो वो पानी क्या होगा, बहुत जल्दी फ्लो हो जाएगा नीचे की ओर। लेकिन अगर हम लोग ऑयल को रखेंगे तो वो धीरे धीरे करके फ्लो होगा, है ना, यही होता है ये। तो अगर आप पानी को रखें तो जल्दी फ्लो होगा, लेकिन जहाँ पर आप ऑयल को रखेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे फ्लो होगा। तो विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा हुई, विस्कोसिटी ऑयल की ज़्यादा हुई। सो अगर मैं विस्कोसिटी इंक्रीज कर दे रहा हूँ तो उसकी फ्लो करने की क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। सो दिस विल बी रिड्यूस। डेंसिटी को अगर मैं बढ़ा दूंगा, डेंसिटी को अगर बढ़ा दूंगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा रहेंगे। अगर आपस में ज़्यादा रहेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी फ्लो करने की जो क्षमता रहेगी वो कम हो जाएगी। कैसे पता, कैसे पता? वो इसलिए क्योंकि सॉलिड जो है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा पास में रहता है, इट इज़ वेरी डेंस, तो उसकी फ्लो हो नहीं पाता। लिक्विड की अगर बात करेंगे तो लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर रहते हैं। अगर दूर दूर हैं थोड़ा सा तो क्या होगा कि वो आसानी के साथ लिक्विड फ्लो कर जाता है। सो डेंसिटी को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, द फ्लूइडिटी विल डिक्रीज। अगर परसेंटेज ऑफ वाटर को मैं बढ़ा रहा हूँ सैंड में, इफ़ आई एम इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ वाटर इन सैंड, तो देखिए फ्लूइडिटी किसका बताता है, फ्लूइडिटी मॉल्टन मेटल का बताता है। लेकिन यहीं पर अगर मैं जो आपका मोल्डिंग सैंड है, जिसमें आपका सिलिका है, क्ले है, एडिटिव्स है, डेक्सट्रिन है, मोलासेस है, इसमें अगर मैं वाटर जो कि मॉइस्चर का कंटेंट, अगर उसको मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा अगर मैं बढ़ा दूंगा तो क्या होगा कि जो ग्रेन्स रहेंगे वो इधर उधर ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से अनइवन कूलिंग होते हुए मोल्टन मेटल बढ़ेगा, और साथ में क्या होगा, उसकी फ्लूइडिटी जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इट विल गेट रिड्यूस्ड। ये इंपॉर्टेंट है, दिस फोर्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ना इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सरफेस फिनिश ऑफ कैविटी, अगर सरफेस फिनिश की बात करें, सरफेस फिनिश मतलब क्या हो गया, जो मोल्ड कैविटी, जो मैंने गड्ढा बनाया है वो गड्ढा कितना ज़्यादा स्मूथ है। अगर वो गड्ढा बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो क्या होगा, मोल्टन मेटल जल्दी से अंदर जाएगा और जल्दी से फिल कर लेगा पूरा का पूरा। लेकिन यहीं पर अगर रफ है तो क्या होगा, उसका क्या होगा, वो टकराएगा रफनेस से, रफनेस से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर वेलोसिटी कम होगी तो क्या होगा, उसकी फ्लूइडिटी घटेगी। सो अगर सरफेस फिनिश को मैं अगर इंक्रीज कर रहा हूँ तो फ्लूइडिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है फ्लूइडिटी डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ एटम्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं चोक एरिया की। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं रोटेट करने की कोशिश किया था बट रोटेट नहीं हो पाया था, बट आप लोग को नोट्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, नोट्स मिल जाएगा, मैं गेट हंट वेबसाइट पर भी आप सर्च कर सकते हैं ना। व्हाट इज चोक एरिया? चोक एरिया होता है मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या होता है, यहाँ देखिए, मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जो कि कंट्रोल करेगा किसको, फ्लो को कंट्रोल करेगा इन लिक्विड मेटल। जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन होगा, भले ही वो स्क्रू का हो, भले ही वो रनर का हो, भले ही वो गेट का हो, इन तीनों में से किसी का भी मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया हो, जो जिसका भी मिनिमम क्रॉस सेक्शन होगा, दैट इज योर चोक एरिया। चोक एरिया का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ द कास्टिंग, डेंसिटी ऑफ द कास्ट, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, टीएफ इज योर व्हाट, फिलिंग टाइम, कितना देर में फिल हो रहा है। ठीक है, और सी डी इज योर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, अंडर रूट 2g एच डी, ये तो आप देखते हैं, एच डी इज योर टोटल हाइट। ठीक है, गेट के ऊपर हाइट कितनी है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हम लोग जब कभी भी गेटिंग रेशियो को दिखाते हैं, जब कभी भी हम लोग गेटिंग रेशियो को दिखाते हैं तो हम लोग रेशियोज में दिखाएंगे। तो उसमें पहला रेशियो जो होता है वो हमेशा किसका रहता है, स्प्रू, रनर और गेट। सो हमेशा क्या होगा, पहले पर स्प्रू, दूसरे पर रनर, तीसरे पर गेट। अब यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को देखना तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ पता लग जाएगी कि चोकिंग एरिया क्या होता है। ठीक है, पता लग जाए चोकिंग एरिया क्या होता है। सो
इन अ गेटिंग सिस्टम गेटिंग रेशियो आपको दे रखा है 3:1, यहाँ पर दे रखा है, दिस इज योर 3:1। अब इसमें मिनिमम कौन सा है, 3 है, 2 है, 1 है, ऑब्वियस सी बात है 1 है। अगर 1 है तो मतलब वो किसका होगा, वो गेट का है। देखिए थर्ड रेशियो किसका होता है, गेट का होता है। तो कहाँ पर चोकिंग एरिया लाई करेगा, गेट पर लाई करेगा, इतना तो क्लियर है, गेट पर लाई करेगा। बाकी आपको डेंसिटी दे रखा है, टाइम दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। सो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से चोकिंग एरिया कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो वो चोकिंग एरिया होता है, ठीक है। सो अगर चोकिंग एरिया हम लोग ने कैलकुलेट कर दिया, दिस इज 4.65 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद आपको क्या पता करना है, डायमेंशन ऑफ स्प्रू, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ स्प्रू, ठीक है। कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ स्प्रू, डायमेंशन ऑफ स्प्रू के लिए हम लोग को एरिया ऑफ स्प्रू चाहिए। एरिया ऑफ स्प्रू को अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे, एरिया ऑफ स्प्रू इज 3 टाइम्स, यहाँ 3 है, ठीक है, 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ गेट। सो मैंने गेट के रिस्पेक्ट में चोकिंग एरिया यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और स्प्रू का जो रहेगा दैट इज 3 टाइम्स दैट ऑफ गेट, और यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ गेट निकाल लेंगे, दिस एरिया एरिया ऑफ स्प्रू निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्प्रू जब निकल जाएगा तो वहाँ से हम लोग डायमेंशन ऑफ स्प्रू दैट इज डायमीटर ऑफ स्प्रू को हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब आते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम पर। सॉलिडिफिकेशन टाइम जो होता है दैट इज शोरिनॉफ्स प्रिंसिपल जो है, दैट इज टाइम फॉर ऑफ सॉलिडिफिकेशन इज नथिंग बट वॉल्यूम अपॉन एरिया का स्क्वायर। ना वॉल्यूम अपॉन एरिया का स्क्वायर, ये बस आप लोग देख लीजिए, कुछ उतना ज़्यादा अपने दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वॉल्यूम अपॉन एरिया, तो वॉल्यूम अपॉन एरिया क्या है, और साथ में क्या, अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। और ये के क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हम लोग ने हीट एंड मास ट्रांसफर में पढ़ा था। हीट एंड मास ट्रांसफर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था फोरियर लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में हम लोग का होता है dQ/dt इज इक्वल टू -k/dt/dx, यही होता है, ठीक है। तो या dQ इज इक्वल टू -k/dt/dx। नाउ दिस माइनस के जो के है दैट इज योर थर्मल कंडक्टिविटी। अगर थर्मल कंडक्टिविटी की हम लोग बात करें सो वो किस पर डिपेंड करता है, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर सॉलिडिफिकेशन टाइम की बात करें सो दैट टू डिपेंड ऑन द मोल्डिंग मटेरियल, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर थर्मल सॉरी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। सो नाउ हम लोग बात करते हैं शोरिनॉफ्स प्रिंसिपल की। इसको अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं, उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, प्रोनाउंसिएशन क्या होती है वगैरह वगैरह, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो फिर इट विल बी हार्डर, ठीक है। सो टाइम की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो टाइम में क्या है, टाइम में आपका थर्मल कंडक्टिविटी के इन्वर्सिबल रहे। ये देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है, दिस टाइम फॉर सॉलिडिफिकेशन, अगर कंडक्टिविटी कम है तो मतलब कंडक्ट करने की क्षमता कम है। अगर कंडक्ट करने की क्षमता कम है तो मतलब क्या होगा, मतलब जो हीट जो बाहर निकलने वाली होगी वो कम हो जाएगी, कंडक्ट नहीं कर पा रहा है ना पूरी तरीके से। तो अगर कंडक्टिविटी को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो जल्दी से जल्दी सॉलिडिफाई होगा, तो मतलब टाइम जो लगेगा सॉलिडिफिकेशन के लिए वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो मतलब क्या हो गया, कंडक्टिविटी को अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा तो सॉलिडिफिकेशन का टाइम क्या होगा, सोच करके देखिए। कंडक्टिविटी को मैंने कम कर दिया, कंडक्टिविटी को अगर मैंने कम कर दिया तो क्या होगा, बाहर जो हीट जो निकलने वाली रहेगी वो कम हो जाएगी, और वो कम हो जाएगी मतलब क्या होगा, ज़्यादा टाइम लेगा सॉलिडिफाई होने में। अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है सॉलिडिफाई होने में सो इट मीन्स द टाइम फॉर सॉलिडिफिकेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/k या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी। सिमिलर वे में स्पेसिफिक हीट वगैरह। अब यहाँ पर डिफरेंट बेसिक आपके जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं लाइक क्यूब, स्फीयर एंड सिलेंडर, V/A को कैलकुलेट किया गया है। V/A क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन एरिया। सो वॉल्यूम इज क्यूब के लिए क्या होगा, A क्यूब, एरिया क्या होगा 6A²। सिमिलर वे में स्फीयर के लिए वॉल्यूम क्या होगा 4/3πr³ और एरिया क्या होगा 4πr²। सिलेंडर के लिए क्या होगा V/A π/4d²h और वापस से एरिया क्या होगा, दो, एक नीचे का सर्कल एक ऊपर का सर्कल, सो 2 × π/4d² इंटू प्लस π/πdh। स्लैब के लिए एरिया क्या होता है, स्लैब के लिए वॉल्यूम अपॉन एरिया अगर कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम विल बी L × B/H, और एरिया की अगर बात करेंगे सो ट्वाइस ऑफ L × B, क्योंकि एक यहाँ पर भी है एक इसके पीछे भी होगा। सिमिलर वे में एक इधर भी है एक इधर भी होगा, ठीक है। सो ट्वाइस × LB + BH + HL, ऐसे करके इसमें डिफरेंट दे रखा है, ठीक है। उसको आप देख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा उतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पर मेडिजी के कुछ वर्कबुक के कुछ सॉल्यूशंस वगैरह दे रखे हैं। सो क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं आप लोगों को कहीं से तो कोई बात नहीं, अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन चाहेंगे तो उसके लिए भी कमेंट करिए।
जब आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते ना तो मुझे लगता है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, दैट इज़ इम्पॉसिबल, और ईदर यू आर नॉट वॉचिंग माई वीडियोज़ एट ऑल. बट जो भी हो इन फ्यूचर, इफ एनी स्टूडेंट इज वॉचिंग, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, जस्ट कमेंट इट डाउन. इफ यू वांट लाइक क्वेश्चन है और समथिंग रिगार्डिंग विथ दिस टॉपिक और एनी टॉपिक, जस्ट कमेंट इट डाउन. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, टू कास्टिंग का दे रखा है, एक क्यूब है और अनदर क्या है, स्लैब है. ठीक है, तो दोनों का भैया आपको रेशियो दे रखा है. ये किसका दे रखा है, स्लैब का डायमेंशन दे रखा है. स्लैब का डायमेंशन दे रखा है 1:2:4. और क्या दे रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइप विथ क्यूब. आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्लैब. तो वो आप बेसिक आपका सॉलिडिफिकेशन वाला यूज़ कर सकते हो. वॉल्यूम सेम है तो हम लोग एरिया लेंगे. एरिया को वहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे, एंड देन वी विल कैलकुलेट इट, एंड देन वी कैन डिटरमाइन इट इजीली. ज़्यादा उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, एक बार आप देखेंगे तो बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा. दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर स्पून फीडिंग कि मैं एक एक स्टेप आपको बताऊं कि यहाँ से ये हुआ, यहाँ से हुआ. मेरा काम है इसको कम से कम टाइम में जल्द से जल्द कंप्लीट करना. उसके बाद जो मेहनत रहती है वो केवल और केवल आप लोगों की रहती है कि आप लोग कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पा रहे हो. ठीक है, सो अब बात करते हैं राइज़र की. राइज़र के केस में क्या है, राइज़र के केस में हम लोग उल्टा लेते हैं, दैट इज़ A/V. ये क्या होता है, ये कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक बताता है, ये कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक बताता है. सो हम लोग हमेशा राइज़र सिलेंडर विल बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट शेप फॉर राइज़र. दो टाइप के राइज़र होते हैं, एक होता है साइड राइज़र, एक होता है टॉप राइज़र. एक होता है साइड राइज़र, एक होता है टॉप राइज़र. नाउ व्हाट इज साइड राइज़र, व्हाट इज टॉप राइज़र. राइज़र आप लोगों को याद होगा, राइज़र एक्ट एज रिजर्वॉयर, टंकी की तरह एक्ट करता है कि वो बाद में जब मोल्ड कैविटी से फिल हो जाता है तो वो वहाँ पर राइज़र में जा करके एक तो दिखता है, ऊपर से क्या होता है वो सप्लाई करता है मॉल्टन मेटल जब ये सॉलिडिफाई होने वाला रहता है तो. ठीक है, सो साइड राइज़र में क्या होगा, हम लोग मोल्ड कैविटी के बगल में राइज़र लगाएंगे. ठीक है, और टॉप राइज़र के केस में क्या होगा, हम लोग मोल्ड कैविटी के ऊपर राइज़र लगाएंगे. ये दो चीज़ें हैं. सो अगर साइड राइज़र की मैं बात करूँगा, साइड राइज़र के केस में क्या हो रहा है, पूरा हम लोग भर रहे हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, पूरा भर रहा है. सो इट विल बी 2 × π/4d² प्लस πdh. बट टॉप राइज़र के केस में क्योंकि मॉल्टन मेटल नीचे पहले से है, हम लोग भर तो है नहीं रहे, वो तो पूरा लेवल पर आ गया, उसके बाद उसका कवर हुआ. सो देयर विल बी नो 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कब है, जब भैया नीचे भी फिलिंग हो रही है और ऊपर तक जा रहा है. इस केस में नीचे वाला फिलिंग तो हो नहीं रही, वो बस लेवल पर आया, उसके बाद ऊपर भरना शुरू हो गया. सो देयर विल बी नो 2, सो π/4d² plus πdh, that is more preferable. So top riser is more preferable as compared to your bottom riser. ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्टिमम केस का ये डेरिवेशन है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से. आप देख करके समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये टेबल है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पर देख सकते हैं कि साइड राइजर इफ h इज इक्वल टू d, ये कंडीशन है. कंडीशन किसकी है, एरिया बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 6/d. अब देखिए यहाँ पर जो आप डेरिवेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, हम लोग ने पहले एरिया कैलकुलेट किया साइड राइजर के लिए, उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर, एंड देन वी यूज़ द वॉल्यूम. हमने कंडीशन, हम क्या है, हम लोग को फाइंड करना है कि ऑप्टिमम कंडीशन जब भी हम लोग फाइंड करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो इस पोर्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करोगे तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी. इस इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं कि वॉल्यूम विल बी इक्वल टू π/4d³. सो यहाँ पर अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, सो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा कि h इज इक्वल टू d. दिस इज द कंडीशन. उसके बाद अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, A/V, दैट इज 6/d. व्हाट इज A/V? A/V इज कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक. A/V इज कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक. ओके, A/V इज कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक. तो यहाँ पर देखिए साइड राइजर के केस में h इज इक्वल टू d इज कंडीशन, द कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक विल बी 6/d. टॉप राइजर के केस में h इज इक्वल टू d/2. दिस इज अ कंडीशन ऑप्टिमल कंडीशन, जहाँ पर A/V जो आएगा दैट इज 6/d. तो आपको याद क्या रखना है, साइड राइजर में h इज इक्वल टू d रहता है, टॉप राइजर में h इज इक्वल टू d/2 रहता है. बाकी इन दोनों केस में A/V दोनों का दोनों क्या होता है, 6/d होता है. ठीक है, राइजर डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे तो राइजर डिज़ाइन के केस में हम लोग देखिए वॉल्यूम ऑफ राइजर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग.
ऐसे करके कंडीशन दे रखी होती है। जनरली क्या होता है कि ए बाई वी ऑफ जो कास्टिंग रहेगी वो ज़्यादा रहेगी एज कंपेरिजन टू ए बाई वी ऑफ राइजर के। ऐसा क्यों? अब आते हैं यहाँ पर चीज़ समझने की, जहाँ पर समझने का होगा वहाँ मैं टाइम दे करके समझाऊंगा। ए बाई वी ऑफ कास्टिंग, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्टिंग शुड बी ग्रेटर देन राइजर। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कास्टिंग पहले ठंडा होना चाहिए एज कंपेरिजन टू राइजर के। अगर कास्टिंग पहले ठंडा नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अगर राइजर पहले ठंडा हो रहा है तो क्या होगा, उसकी वजह से जो राइजर वाला पोर्शन रहेगा वो फ्रीज हो जाएगा, और राइजर वाला अगर सॉलिडिफाई हो गया तो टंकी की तरह एक्ट वो कर नहीं पाएगा। सो मतलब क्या हो गया कि कास्टिंग को पहले फ्रीज होना चाहिए। फ्रीज मतलब क्या हो गया, उसको ठंडा होना चाहिए, सॉलिडिफाई होना चाहिए, उसके बाद राइजर को होना चाहिए, ना कि राइजर पहले हो जाए। ये तो बेसिक सी बात है, क्योंकि अगर राइजर अगर पहले हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, राइजर अगर पहले फ्रीज हो जा रहा है तो रिजर्वायर होगा नहीं, और रिजर्वायर अगर होगा नहीं तो मोल्ड कैविटी पूरी तरीके से भरी हुई नहीं रहेगी ना, क्योंकि क्या हो रहा है, मॉल्टन मेटल गिर रहा है, गिरने के बाद क्या हो रहा है, वो फैल रहा है, फैलने के बाद क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो क्या हो रहा है, वो श्रिंक होना शुरू हो रहा है, श्रिंक होना शुरू हो रहा है। इस श्रिंकेज को कंपेंसेट करने के लिए हमने राइजर लगाया कि भैया तुम देते रहो इसको। तो सबसे पहले जो फ्रीज होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए दिस मोल्ड कैविटी, दैट इज योर कास्टिंग। सो ए बाई वी ऑफ कास्टिंग विल बी ग्रेटर देन ए बाई वी ऑफ राइजर। ठीक है। अब ब्लाइंड राइजर वगैरह, अब देखिए मेथड्स टू इंक्रीज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेथड्स टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द राइजर। राइजर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, साइड में मैं आइसोथर्मल लगा दूं, एक्सोथर्मिक मटेरियल लगाओ। एक्सोथर्मिक क्यों, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब क्या, एंडोथर्मिक मतलब अंदर की ओर हीट, एक्सो मतलब बाहर की ओर, बाहर की ओर हीट दे, अंदर की ओर ना दे। H इज इक्वल टू डी और H इज इक्वल टू डी बाई टू, ये अभी कुछ देर पहले देखे। ठीक है। अब इसके बाद आता है ये वाला मेथड, केन्स मेथड। इस पर एक बार क्वेश्चन आया, आई थिंक सो 2023 या 2022 में आया, 2019 में भी आया एक क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। सो यहाँ पर केन्स मेथड जो है ये कहाँ यूज़ होता है, ये राइजर के केस में यूज़ होता है, बट ये क्या कैलकुलेट करता है, ये रेशियो कैलकुलेट करता है। दैट रेशियो इज कॉल्ड एज ए फ्रीजिंग रेशियो, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज ए फ्रीजिंग रेशियो। ओके, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज ए फ्रीजिंग रेशियो। ना दिस फ्रीजिंग रेशियो क्या होता है, कास्टिंग का फ्रीजिंग कैरेक्टरिस्टिक और राइजर का फ्रीजिंग कैरेक्टरिस्टिक दोनों को अगर मैं रेशियो में रखता हूँ तो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज केन्स मेथड, और फ्रीजिंग रेशियो कैलकुलेट करता है। इस केस के लिए आपको याद क्या रखना है, इस केस के लिए आपको दैट इज दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्स इक्वल्स टू ए वाई बाई बी प्लस सी एंड वाई इज इक्वल्स टू वी आर बाई वी सी। ये जो है इसको लेकर के अभी आप कंफ्यूज मत होइए। ये जो आपको कर्व दे रखा है, ये देखिए कर्व दे रखा है, यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया वी आर अपॉन वी सी, वॉल्यूम ऑफ राइजर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, एंड दिस इज योर फ्रीजिंग रेशियो। ठीक है। साउंड कास्टिंग मतलब बढ़िया कास्टिंग कब होगा, जब इस कर्व के उधर फॉर्मेशन होगा, इस कर्व के इस तरफ में फॉर्मेशन हो रहा है तो बढ़िया कास्टिंग हो रही है, और इस तरफ अगर फॉर्मेशन होगा तो वो घटिया कास्टिंग हो जाएगी। ठीक है, कास्टिंग बढ़िया नहीं होगा। सो यहाँ पर जो मेन जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर मॉडिफाइड केन्स मेथड, दैट इज योर शेप फैक्टर के ऊपर जो बेस रहता है। इस पर आया था गेट 2015 में क्वेश्चन, यहाँ पर दे भी रखा है। इस केस में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, इस केस में जो मॉडिफाइड केन्स मेथड है ये होता है आपका जनरली यूज होता है कॉम्प्लेक्स शेप के लिए यूज होगा, कॉम्प्लेक्स शेप के लिए यूज होगा। ठीक है। और क्या है, शेप फैक्टर जो रहता है दैट इज L प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी, लेंथ विड्थ एंड थिकनेस, यही रहता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है SF 2468 VR बाई वी सी, आपको पूछा गया था किसी का, तो इसमें कुछ नहीं करना है। VR बाई वी सी हम लोग क्या करें, शेप फैक्टर आपको सबका दे रखा है 246 दे रखा है, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 2L प्लस डब्ल्यू, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी, जिसको आप कंपेयर करेंगे VR बाई वी सी के साथ। ना व्हाट इज VR बाई वी सी, वॉल्यूम ऑफ राइजर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। ठीक है। जो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये ऐसे ही करके हो जाएगा। बाद में जब हम लोग क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो भी बचा खुचा पोर्शन रहेगा। आज बस ये है कि मैक्सिमम थ्योरी पोर्शन हमारा कवर होना चाहिए। मॉड्यूलस मेथड में क्या होता है, वी बाई ए, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन आती है। देखिए वी बाई ए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए बाई वी है, सो इसको थोड़ा सा आपको बारीकी के साथ समझना पड़ेगा कि ए बाई वी कहाँ यूज होता है और वी बाई ए कहाँ यूज होता है।
सो ये होता है सिंपल शेप ऑफ कास्टिंग के लिए होता है, और जो नेवल मेथड था वो आपका कॉम्प्लेक्स शेप के लिए था। सो मॉड्यूलस ऑफ राइजर इज इक्वल्स टू 1.2 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग। मॉड्यूलस ऑफ राइजर इज इक्वल्स टू 1.2 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग। ये जनरली आपका फिक्स रहता है, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वो भी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा उतना टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। सब कुछ कवर करूंगा मैं आपको लोगों को, मतलब यू डोंट नीड टू वरी। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। मुझे पता है मैं थोड़ा स्पीड में हूँ, मैं वही पोर्शन कवर कर रहा हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट, वही पोर्शन कवर कर रहा हूँ। बाकी और जो छोटे मोटे जो इतने चुत्ते वाले हैं वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरा ये है कि कम से कम टाइम में वट एवर द टाइम विच यू आर गिविंग ऑन योर स्क्रीन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक है। सो मेरा वही काम है कि मैं बहुत कम टाइम में आप लोगों को किस तरीके से अचीव करना है। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10-8 घंटे के पड़े हुए हैं आप लोगों के कास्टिंग के ऊपर। दैट इज़ नॉट वर्थ ऑफ वॉचिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ राइजर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो पोजीशन ऑफ राइजर में देखिए यूनिफॉर्म थिकनेस, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस, ठीक है। यूनिफॉर्म थिकनेस, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है कैविटी की। अगर कैविटी एक यूनिफॉर्म थिकनेस का है इस तरीके से, तो राइजर कैसा होना चाहिए? नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस मतलब कुछ इस तरीके का है तो कैसा होना चाहिए? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एंड वॉल इफेक्ट का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर उतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, दीज आर वेरी वेरी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बस क्या है, देखिए एंड वॉल इफेक्ट को अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और एंड वॉल इफेक्ट को अगर हम लोग कंसिडर नहीं करें, नाउ व्हाट इज दिस एंड वॉल इफेक्ट? एंड वॉल इफेक्ट मतलब क्या हो गया? जो मोल्ड कैविटी है वो एक किसी बॉक्स के अंदर में, ड्रैग के अंदर में, कोप के अंदर में, दैट इज योर एंड वॉल, ठीक है। एंड वॉल से कितनी डिस्टेंस के अंदर मैं राइजर रखूंगा, दैट पर्टिकुलर डायमेंशन विच इज स्टैंडर्ड डायमेंशन, कि इतना डायमेंशन अंदर रहना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ द कास्टिंग, ठीक है। सो उसके लिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए थिकनेस ऑफ कास्टिंग इज टी। अब यहाँ पर 4.5 टी इस वॉल से यहाँ तक की डिस्टेंस, वॉल मतलब कौन सा हो गया? जो आपने बॉक्स रखा स्टार्टिंग में ड्रैग और कोप, वहाँ से इससे 4.5 की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। नाउ व्हाट दीज टू आर पोरिन बेसिन एज वेल एज योर राइजर। पोरिन बेसिन और राइजर के बीच का 4T, और राइजर से लेकर के दूसरे एंड तक का डिस्टेंस होना चाहिए 4.5 टी, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ आती है, एक आता है एंड वॉल के साथ, एक आता है विदाउट एंड वॉल। यहाँ पर देखिए दो राइजर्स को यूज़ किया गया, दो राइजर्स को यूज़ करेंगे तो 13 टी, वन राइजर को यूज़ करेंगे तो 9 टी। कब? जब हम लोग एंड वॉल इफेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं। जब हम लोग एंड वॉल इफेक्ट को नहीं कंसिडर करेंगे, सो लेंथ इज 8T फॉर 2 राइजर एंड 4T फॉर 1 राइजर। यहाँ इस केस में जो मैंने बताया था, एक पोरिन बेसिन और एक जो राइजर है, वो सिंगल पोर्शन के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। डायमेंशन विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द स्टैंडर्ड वैल्यूज विच आर गिवन, ठीक है। इसके पीछे ज़्यादा उतना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ज़्यादा उतना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स की एक क्लिप दिखाऊंगा, वो शॉर्ट नोट्स भी अगर आप लोग कहोगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, दैट विल बी मोर देन इनफ, इट विल बी कवर लाइक योर 80% ऑफ मोर देन दैट आई वुड से, ठीक है। चिल्स पैडिंग क्या होते हैं? चिल्स और पैडिंग जो होते हैं, चिल्स आर प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्म कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। यूनिफॉर्म कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। पैडिंग क्या होता है? पैडिंग आपको सपोर्ट के लिए प्रोवाइड करता है। सपोर्ट कहाँ पर चाहिए होगा? सपोर्ट चाहिए होगा क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन पर, आपको सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। और उसके बाद चिल्स एंड पैडिंग्स, देखिए चिल्स चैपलेट्स पैडिंग, चिल्स चैपलेट पैडिंग। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का IAS का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपको सॉलिडिफिकेशन करना है, सो उसके लिए चिल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। गेट में भी पूछा गया। चैपलेट्स आर यूज टू सपोर्ट द कोर, ये भी इंपॉर्टेंट होता है किस डायरेक्शन में सॉलिडिफाई होना है। और पैडिंग आर सपोर्टेड, अगर ऑप्शन में चारों दिए हुए हैं, मतलब तीनों दिए हुए हैं, तो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट विल बी चिल्स एंड पैडिंग, जो मतलब है IAS वाले ऐसे ही घुमाते हैं क्वेश्चन, बेसिक पूछते हैं, बट क्या होता है कि कई बार जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहता है, ठीक है, वो चूज करते हैं। अगर वो मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं दे रखा, लाइक ऑप्शन 1 अगर नहीं दिया होता, तो ऑप्शन 4 जो होता वो आपका सही होता, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कास्टिंग के टाइप्स के बारे में, ठीक है। कास्टिंग के टाइप्स के बारे में समझते हैं बहुत आसान तरीके के साथ। क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग टेक्निक,
एक्सपेंडेबल मोल्ड और परमानेंट मोल्ड। एक्सपेंडेबल मोल्ड मतलब भैया मैंने क्या किया था, मैंने किया था एक ड्रैग लिया था, ड्रैग के अंदर मैंने क्या किया था, पैटर्न रखा था, पैटर्न रखने के बाद मैंने सैंड को डाला था, सैंड को मैंने प्रॉपर रैमिंग किया था, उसके बाद उसको पलटा था, उसके बाद मैंने ऊपर से कोप रखा था, फिर पिन लगाया था। इस केस में क्या होता है, इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपका मोल्डिंग सैंड का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जो सैंड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट सैंड कैन बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर ईच कास्टिंग और आफ्टर अ बैच ऑफ कास्टिंग। मैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, डिस्ट्रॉय करके मैं वापस से यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं वापस से उसको यूज़ कर सकता हूँ सो वो क्या होगा, रीयूजेबल हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेरी मोल्ड। सो टेम्परेरी मोल्ड का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, सैंड कास्टिंग। ठीक है, सैंड कास्टिंग मतलब क्या होगा, आपको बार बार मोल्ड बनाना पड़ेगा, बार बार मोल्ड बना, बार बार रैमिंग करना पड़ेगा, बार बार जो भी प्रोसेस है वो आपको करना पड़ेगा। सिमिलर वे में शेल मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, फुल मोल्डिंग एंड CO2 मोल्डिंग, ये सारे के सारे जो है वो सारे टेम्पररी हैं। CO2 मोल्डिंग के केस में क्या होता है, CO2 मोल्डिंग के केस में कुछ नहीं, हम लोग वापस से सैंड ही यूज़ करते हैं, बस उसमें हम लोग परफोरेशन करते हैं। परफोरेशन मतलब क्या होता है, हम लोग उसी सैंड के ऊपर छेद कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट। उस छेद की वजह से क्या होगा, हम लोग ऊपर से डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब डालते हैं तो क्या होता है, वो उसकी हार्डनेस बढ़ा देता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मोलासेस मिला होता है, किसके अंदर, मोल्डिंग सैंड के अंदर। ठीक है, सो क्योंकि सैंड हम लोग बेसिक यूज़ कर रहे हैं, या स्लरी यूज़ कर रहे हैं, या सिरामिक यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम लोग बाद में तोड़ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर टेम्पररी मोल्ड। परमानेंट मोल्ड कौन से हो जाएंगे, जो मेटालिक, जो मतलब एक बार बन गए तो बन गए, इसको यू कैनॉट ब्रेक। सो इसके जो एग्जाम्पल है दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल, डाई कास्टिंग, स्लस कास्टिंग एंड स्क्वीज कास्टिंग। नो व्हाट इज कंटिन्यूअस कास्टिंग। कंटिन्यूअस कास्टिंग मतलब जो स्लैब आपके बड़े बड़े बन रहे होते हैं, स्लैब मतलब जो आपकी पूरी की पूरी बड़ी सी बीम बन रही होती है। ठीक है, आपने अगर इंडस्ट्रीज वगैरह में देखा होगा तो एक बड़ा सा एकदम वहाँ से रोल होते हुए आता है बड़ा सा कास्टिंग का पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा बैच, मतलब बहुत बड़ा सा लॉन्ग मटेरियल, वेरी वेरी लॉन्ग मटेरियल, वहाँ पर हम लोग कंटिन्यूअस कास्टिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो बात हुआ है, ये हुआ है आपका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बाद देखिए यहाँ पर पहले देख लेते हैं, पहले ये वाला कास्टिंग कौन सा है, दिस कास्टिंग इज कॉल्ड एज शेल कास्टिंग। शेल कास्टिंग के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे शब्दों में बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूँ। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने भैया एक ये ऐसा मटेरियल लिया, इसके ऊपर हमने मेटालिक मटेरियल को डाला और हमने इसको गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सिलिका को लिया, सिलिका मतलब ग्रेन को लिया। ठीक है, ग्रेन को लिया, अगर मैंने ग्रेन को लिया तो क्या हो रहा है, ग्रेन को लेने के बाद क्या हो रहा है, मैं उसमें क्या मिला रहा हूँ, रेजिन मिला रहा हूँ। ठीक है, उसमें अल्कोहल वगैरह मिला रहा हूँ, क्ले मिला रहा हूँ, क्ले जनरली यूज़ नहीं होता बट क्या, फेनोलिक रेजिन मिला रहा हूँ, मतलब बाइंडर्स मिला रहा हूँ। तो क्या होगा, पहले मैं इसको ऐसे रखूँगा, उसके बाद मैं इस बॉक्स को ऐसे रखूँगा, जहाँ पर ऊपर की ओर जो भी शेप का मुझे चाहिए होगा उस शेप का मेरे पास मेटल रहेगा, और नीचे जो आपका मोल्डिंग सैंड रहेगा वो क्या होगा, चिपचिपा होगा, वो स्टिक हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको पलटूंगा, जैसे ही मैं इसको इन्वर्ट करूंगा, इफ़ आई विल इन्वर्ट दिस पर्टिकुलर बॉक्स, तो क्या होगा, ऊपर का जो भी सैंड रहेगा वो नीचे की ओर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब मैं इसको वापस से सीधा करूंगा, वापस से अगर मैं इसको सीधा करूंगा तो यहाँ पर एक ऐसे लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी सैंड की। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं पिन की सहायता से, हाइड्रोलिक पिन की सहायता से मैं ये जो पूरा का पूरा जो आपका मेन जो यूज़ हुआ है उसको मैं निकाल दूंगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक पोर्शन। इसी के साथ मैं दूसरे पोर्शन को लूँगा और दूसरे पोर्शन को मैं एक साथ यूज़ कर दूंगा, कहाँ पर, आपका कास्टिंग के लिए, और वो आपका यूज़ हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये जनरली यूज़ होता है सिलेंडर ब्लॉक्स के लिए, रॉकर आर्म्स के लिए, वॉल प्लेट्स के लिए एंड ऑल। तो मतलब क्या होगा, सेल कास्टिंग पहले, हाँ, सेल कास्टिंग क्या होती है, सेल कास्टिंग में हम लोग क्या करें, देखिए पहले डिटरमाइन करना है कि एक्सपेंडेबल है, मतलब टेम्पररी मोल्ड है या परमानेंट मोल्ड है। सर टेम्पररी मोल्ड अगर होता, अगर परमानेंट मोल्ड होता तो क्या हम लोग इसको तोड़ते, नहीं तोड़ते। लेकिन क्या हो रहा है, हम लोग सैंड का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी मैक्सिमम सैंड का यूज़ जहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं वहाँ पर क्या होगा, हम लोग का टेम्पररी मोल्ड रहेगा। यहाँ पर भी हम लोग सैंड का यूज़ कर रहे हैं, तो सैंड की वजह से क्या होगा, हम लोग ने एक पैटर्न फॉर्म किया, दिस इज योर कैविटी, एक्ट एज कैविटी, जो हम लोग दो को ज्वाइन कर देंगे। पहले क्या हुआ, देखिए पहले हम लोग ने इस शेप का एक मेटल लिया, इस शेप का मेटल लिया, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको एक डब्बे में रखा, डब्बे में मैंने ढेर सारा सैंड रख दिया, सैंड में हमने पूरा एकदम पूरा फेविकोल डाल दिया, ऐसे याद रखिए, रेजिन मतलब फेविकोल, ऐसे याद रखिए। तो क्या होगा कि जब ऊपर से जब सैंड गिरेगा तो क्या होगा, वो इस शेप को ले लेगा, इस शेप को ले लेगा, चिपक जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे पैटर्न को निकालूंगा, मेरे पास शेप क्या बचेगा, ये बचेगा। इस शेप को मैं अलग रखूँगा, सिमिलर वे में मैं दूसरा बनाऊंगा, और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट अगर मुझे ऐसे चाहिए होगा
सो वही दैट प्रोसेस कॉल्ड एज ये स्लस कास्टिंग, सॉरी शेल कास्टिंग। एंड द नेक्स्ट पोर्शन जो है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बहुत ध्यान से सुनिए, कुछ ज़्यादा उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैक्स का पैटर्न्स बनाते हैं, गेटेड पैटर्न बनाते हैं। गेटेड मतलब काफ़ी सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, मल्टीपल पार्ट्स बनाएंगे, उसको एक ही के साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे, एक सिंगल पोर्शन के साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो अब वो हम लोग किसका बनाएंगे, वैक्स का बनाएंगे। इस वैक्स को मैं सेरामिक स्लरी में डुबाऊंगा। स्लरी मतलब क्या होता है, पेस्ट। सेरामिक जानते हैं, सेरामिक की प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्रैक्टरीनेस। रिफ्रैक्टरीनेस मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वो झेल सकता है। कौन, सेरामिक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर झेल सकता है। मैंने क्या किया, मैंने वैक्स लिया, वैक्स का मैंने पूरा का पूरा बॉडी बनाया, जैसा भी मुझे पार्ट चाहिए। उसके बाद मैंने उस सेरामिक स्लरी लिया, पेस्ट लिया सेरामिक का। उस पेस्ट में मैंने इसी वैक्स को पूरा का पूरा डुबो दिया, पूरा उसको नहला दिया। जब नहला दिया तो क्या होगा, वापस से अगर मैं सेरामिक स्लरी को हटाऊंगा तो वापस से क्या होगा, वो उस पर एक लेयर फॉर्मेशन कर देगी। यहाँ पर जो रेड आप देख पा रहे हैं वो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देंगे। सेरामिक जो रहेगा वो उसके ऊपर एक प्रॉपर लेयर फॉर्म कर देगा। और उसके बाद क्या होगा, जब मैं मॉल्टन मेटल ऊपर से फ्लो करूँगा, मॉल्टन मेटल को जब डालूंगा तो क्या होगा, तो वो जो वैक्स रहेगा वो पिघल जाएगा, और पिघल करके कहाँ से, बाहर से निकल जाएगा, इस तरफ से निकल जाएगा। और बाकी जो मॉल्टन मेटल रहेगा वो किसका शेप ले लेगा, वो सेरामिक का शेप ले लेगा। जो भी सेरामिक जिस भी तरीके से फ्लो किया होगा उस तरीके का शेप ले लेगा, एंड देन यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। तो उसके बाद आपका फुल मोल्डिंग प्रोसेस है, एक्सपेंडेबल पैटर्न। अब देखिए इसमें प्लास्टर मोल्डिंग, CO2 मोल्डिंग। अब देखिए CO2 मोल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, CO2 मोल्डिंग मैंने जैसा कि आप लोग को बताया, हम लोग बाइंडर यूज़ करते हैं, दैट इज सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट को हम लोग यूज़ करते हैं, और सोडियम सिलिकेट को जब यूज़ करते हैं और जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग अगर डालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सिलिका जेल फॉर्म होता है। जब सिलिका जेल फॉर्म होता है तो क्या होगा, हार्डनेस बढ़ जाएगी। अगर हार्डनेस बढ़ जाएगी तो क्या फ्लूइडिटी बढ़ेगी, घटेगी, या कैसा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाता है, अगर हार्डनेस बढ़ रही है किसकी, मोल्ड कैविटी की अगर हार्डनेस बढ़ रही है, ठीक है, मतलब पूरे के पूरे सैंड की पूरी अगर हार्डनेस बढ़ रही है तो इसकी वजह से क्या होगा, क्या गैस निकल पाएगी। आप कहोगे नहीं निकल पाएगी। गैसेस निकल पाएंगी, गैस एस्केप हो पाएंगी, नहीं निकल पाएंगी। मैं कहता हूँ गैस निकल पाएंगी। कैसे निकल पाएंगी, क्योंकि जो आप छेद यूज़ किए थे, कौन सा छेद यूज़ किए थे, जो CO2 को डालने के लिए आपने जो परफोरेशन यूज़ किया था, यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस रेड लाइन, दिस पर्टिकुलर रेड पाइप, दिस इज रेड, यहाँ से हम लोग क्या डाल रहे हैं, CO2 डाल रहे हैं। तो गैसेज जो रहेंगी वो भी एस्केप कहाँ से हो जाएंगी, यहाँ से हो जाएंगी। तो गैसेस की टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है। तो ऐसे ही करके कुछ टाइप के कास्टिंग है। उसके बाद जो आपका मेन है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, और जो आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो गया, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो गया, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आराम से देखेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चन। सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग ये दैट इज़ नॉट मच मोर इम्पॉर्टेंट, बट मैं भी आपको फिर भी बता दूंगा। उसके बाद ये आता है आपका प्रेशर डाई कास्टिंग। लेट मी गो टू माई शॉर्ट नोट्स, लेट मी शो यू। तो देखिए शॉर्ट नोट्स इट इज़ अराउंड पेज ऑफ 13 पेजेस का ये। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो चलिए सारा हार्डनेस, एडिटिव, स्क्रू डिज़ाइन, गेट के लिए, टॉप गेट के लिए कौन सा फॉर्मूला, बॉटम गेट के लिए चोक एरिया कौन सा होता है, स्क्रू रनर गेट, शॉरिनॉफ्स प्रिंसिपल, राइजर, केस मेथड, सॉरी जिल्स एंड पैडिंग। अब उसके बाद देखिए ये पूरा कास्टिंग टेक्निक है। यहाँ पर शेल मोल्डिंग, सैंड इन्वेस्टमेंट, फुल कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगिंग में क्या होता है, ये इतना पढ़ लेंगे दैट इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद कास्टिंग डिफेक्ट आ जाता है, और कास्टिंग डिफेक्ट जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर ये खत्म हो जाता है। ये तो पहला हो गया। लेकिन यहाँ पर जो मैंने दूसरा भी शॉर्ट नोट्स अपना अटैच किया, जिसमें प्रीवियस ईयर के भी थोड़े बहुत पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड किया है। इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट इट डाउन, कमेंट करिए तो मैं इसको सेंड करने को भी तैयार हूँ। यहाँ पर भी वापस से आपको सेम चीज़ें दिखेगी, बट यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैंड वगैरह, यहाँ पर जैसे कि याद रखने का तरीका क्या है कास्टिंग डिफेक्ट को, सीला सरकार में दिल्ली पुलिस की बेकार सुरक्षा, तो ये ऐसे करके याद रखा था मैंने। एस फॉर स्कैब, दीज आर कास्टिंग डिफेक्ट, एस फॉर स्वेल, एम फॉर मिश्रण, डी फॉर ड्रॉप, पी फॉर पेनिट्रेशन, एस फॉर सुरक्षा से शिफ्ट, और ब्रेक से ब्लो होल्स एंड ऑल। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैक्सिमम पोर्शन आप लोगों का कवर हो चुका है, डोंट वरी अबाउट इट। द नेक्स्ट वीडियो ऑन कास्टिंग विल बी द लास्ट एंड फाइनल वीडियो, जिसमें मैं मैक्सिमम पोर्शन कवर कर दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो कुछ भी पोर्शन बाकी है, जो न्यूमेरिकल वगैरह बाकी है, उसको मैं जल्द से जल्द कल ही लेते आऊँगा, ताकि आप लोग का टाइम बचे
और जो भी मैंने टाइम लॉस किया उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। कोई और डाउट, इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ डाउट, जस्ट कमेंट इट डाउन, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। सबसे हिम्मत का काम होता है मदद मांगना, एंड इफ समवन इज रेडी टू गिव यू ऑल काइंड ऑफ हेल्प, यू नीड टू आस्क हिम। आप जब तक पूछेंगे नहीं तब तक मैं आप लोगों को कुछ नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो जितना मेरे से बन पड़ रहा है मैं उतना कर रहा हूँ, बट स्टिल अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। इट्स ओनली 5 मंथ्स, जो 7 मंथ्स 6 मंथ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दीजिए, 5 मंथ्स बाकी हैं, क्योंकि जुलाई स्टार्ट हो चुका है एंड सून इट विल बी गोइंग टू ओवर। उसके बाद क्या बचता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड देन दिसंबर, 5 मंथ्स ही बचते हैं। इस 5 मंथ्स में आपको अपना बेस्ट देना है। रिमेंबर वन पॉइंट, यू डोंट नीड टू कवर 100% ऑफ योर सिलेबस। 100% सिलेबस कवरेज करने के पीछे जाओगे अपना दिमाग खो दोगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो 5 मंथ का जो स्ट्रेस ले रखे हो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, नहीं, पूरा फिर मत करो, पूरा मत करो। पूरा तब करो जब तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो, तुमने मैक्सिमम जो हैवी सब्जेक्ट्स है उनको कंप्लीट कर लिया है, तब जाकर के आप 100% के पीछे भागो, वरना 100% के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू गेट 80 मार्क्स, 75 मार्क्स। अगले साल IASC बना रही, सो यू नीड टू गेट 70 मार्क्स टू गेट इनटू अ PSU फॉर जनरल कैटेगरी। आपको उसको दिमाग में लेकर के चलना है। टॉप करना, मैं टॉप करूंगा तो ये होगा, मेरे पास गाड़ी होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसी जॉब लग जाएगी, डोंट इमेजिन इट, जस्ट वर्क वर्क वर्क, मतलब काम करिए और डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हैव अ वेरी गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।